नमस्कार, स्वागत है आपका केवाईसी में। और आज हम बातचीत करेंगे धानुका एग्रीटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.के. धानुका जी से। और बातचीत होगी कि मॉनसून को लेकर के क्या अनुमान है, इसके बाद किस तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट बनते हुए दिखेंगे। तमाम सारी चर्चाएं करेंगे, कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, बैंकों का दिख रहा है जलवा। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की तेजी, निफ्टी 17,700 के पास। मिड कैप में भी जोश। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश। एप्टस होम फर्स्ट को बताया अपनी टॉप पिक्स, 25% तक रिटर्न की जताई उम्मीद। कहा पूरे स्पेस में तेज ग्रोथ के मौके। एवलॉन टेक की फीकी लिस्टिंग, इशू प्राइस से 5% नीचे कर रहा है कारोबार। 436 रुपए था आईपीओ का भाव। और मुंबई में खुल गया भारत का पहला एप्पल स्टोर। सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत। तो अगर आप एप्पल फ़ोन के फ़ैन हैं तो मुंबई के बीकेसी इलाके में जो शॉप खुली है वहाँ जाके आप इस शोरूम से फ़ोन खरीद सकते हैं। और एप्पल के पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। और आप ये विजुअल्स देखिए, टीम को खुद आए और उन्होंने कस्टमर्स का स्वागत किया। और ये आप देखिए किस तरीके की भीड़ है वहाँ पे। लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, कुछ लोगों ने सेल्फी ली उनके साथ, बातचीत की, मिले जुले। और डेफिनेटली ये एक अच्छा है, पहला भारत का जो एप्पल स्टोर है वो खुला है मुंबई में। इसके अलावा फिर आगे भी और स्टोर्स खुलेंगे। ये भी दिखाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण बाज़ार है एप्पल के लिए। जहां अब तक थर्ड पार्टी के जरिए फ़ोन बेचा जा रहा था, अब वो खुद अपने स्टोर्स यहाँ से खुल रहे। $6 बिलियन तक के प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट्स की यहाँ से उम्मीद जताई जा रही, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से हो रही है एप्पल की। लेकिन चलिए बाजार पर नज़र डालते हैं। और इस वक्त जो है मिड कैप में बहुत अच्छी तेज़ी, बैंक निफ्टी बढ़िया है, लेकिन मेन इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी में कमज़ोरी है। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा भी लगभग 1 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं। गावा सर, कैसा लग रहा है बाजार आपको? इसमें कोई ट्रेड लेने का मन कर रहा है आपका? वेल, आज मार्केट में एक्चुअली है साइडवेज जोन, क्लियर कट साइडवेज जोन है। मैं कहूँगा थोड़ी वीकनेस है। जो अपमूव था वो लगता है खत्म हुआ, लोअर लेवल शायद खुल सकते हैं। और जो रिसेंट जो आज का कल का जो लो था 17,670 था मेरे ख्याल से। हाँ, 17,670 का था, वो भी आज अंडर थ्रेट है। तो थोड़ी दिक्कत है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कुछ अलग है। बैंक निफ्टी में कह सकते हैं कि जो ट्रेड है यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन आज का लो उसमें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा अवॉइड कर लें निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स वैसे रहे तो अच्छा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक, हाँ, सुबह से बड़ा एक ठंडा सा माहौल बना हुआ है, कुछ खास नहीं। गावा सर, एक स्टॉक जो उभर के फ्यूचर्स में बड़े गेन के साथ आया वो उसका नाम है ल्यूपिन। 6% से ज़्यादा की तेज़ी है, 700 रुपये के प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? कुछ चार्ट पे अच्छा चार्ट बनता दिख रहा है क्या? में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम पे 675 जोन्स पर, और वो मिला है आज। और अब जहाँ ट्रेड को रहा है 698, अगर शाम को यहाँ पर बंद हो जाता है तो मेरे ख्याल से फिर 750 ओपन अप हो जाएगा आते दिनों में। है तो बाय मोड पर, और ब्रेकआउट भी मिला है और सस्टेन भी कर ही लेगा जैसा मूव बना हुआ है। तो बारे में बातचीत की, इसका नाम बायोकॉन था और सुबह भी चल रहा था और इस समय भी टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में से एक है। 233 पे चल रहा है, 4% ऊपर है। मजबूत रैली। ये कैश का देख रहे हैं आप, फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो 3.85 के। तो गावा साहब, सुबह जो आपने व्यू दिया था उसमें कुछ और चेंज या उसी को कंटिन्यू करेंगे? एक बार दोहरा दीजिए। तो उसका जो आज सुबह, ये सुबह 10 बजे के शो पे मैंने दिया था ये कॉल बायोकॉन पर, अब भी बरकरार है और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट मिला है करीब 227 के आसपास। ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया था। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स बायोकॉन में 250 के हैं। उसे थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। अब ट्रेड करें 233, तो 17 रुपए आप यहाँ से अब भी बाकी है। टॉप होगा, अगर किसी को लेना है तो 230 का लगा के देंगे, तो 3 रुपए का स्टॉप है। और 17 रुपए का अगर मिलता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। तो आई थिंक इट्स गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आल्सो बायोकॉन में। ओके, चलिए बातचीत करेंगे अब धानुका एग्रीटेक के मैनेजमेंट से। मौसम विभाग को इस साल मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं एक निजी कंपनी स्काईमेट को लगता है कि एवरेज से कम बारिश होने की आशंका है। मौसम का सीधा असर जो है कृषि से जुड़ी
कंपनियों पे पड़ता है, वो चाहे फर्टिलाइज़र की हो, एग्रोकेमिकल की हो, प्रोडक्ट की हो, एफएमसीजी हो, तमाम ऐसी कंपनियों पे इसका असर पड़ता है। मॉनसून की चाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही एल नीनो का भी एक खतरा बना हुआ है, आशंका बनी हुई है। तो इन सब की वजह से इस सेक्टर में, एग्रोकेमिकल एग्री सेक्टर में क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से कंपनियां अपने आप को ब्रेसअप कर रही है, इसके लिए इस पर बातचीत करेंगे धानुका एग्रीटेक के मैनेजमेंट से। कंपनी के एमडी हमारे साथ हैं मिस्टर एम के धानुका। धानुका सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो मुझे यही जानना है कि चूंकि जिस सेक्टर के लिए आपकी कंपनी काम करती है, उस सेक्टर की जो बिग पिक्चर है वो मानसून से कनेक्टेड है, और उसको लेकर के दो एजेंसी के अलग अलग अनुमान है। एक कह रहा नॉर्मल रहेगा, एक कह रहा बिलो नॉर्मल रहेगा, और साथ ही एल नीनो का भी एक खतरा बना हुआ। आप लोगों को क्या असेसमेंट, आप लोग भी सर इन्हीं की सर्विस लेते हैं या कोई और एजेंसी आपने फॉरेन वाली बढ़िया वाली ले रखी जिससे कि और एक्यूरेट करें? कैसे, क्या आप लोगों का असेसमेंट है? नहीं, देखिए, आईएमडी इंडिया की गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसी है और उसका जो अनुमान है वो काफी हद तक एक्यूरेट रहता है। तो हम आईएमडी के फोरकास्ट के हिसाब से ही प्लानिंग करते हैं, और उनका जो अनुमान है वो 96% मानसून रहने का है। और स्काईमेट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 94% की वो बात कर रहे हैं। तो 2% का दोनों एजेंसीज के अंदर में फर्क है, और वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई एग्रोकेमिकल, ये जो मॉनसून है इसको लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं। एल नीनो की कोई चिंता सर? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो साल दर साल बढ़ती जा रही हैं, और बहुत सी जगह जो है वो चेक डैम्स और तालाब जो है गवर्नमेंट बना रही है। तो एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ने के साथ में डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है वो सिक्योर हो जाती है। तो बारिश के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी सिर्फ 40% एरिया जो है वो इरिगेटेड है, 60% जो है वो रेनफेड के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो बारिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली कृषि अच्छी होगी और किसानों को उसका फायदा होगा। ओके, तो मतलब ये अगर मानसून ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम हुई तो इस सेक्टर के लिए मुश्किल हो सकती है, राइट सर? हाँ, बिल्कुल। अगर बारिश कम होती है तो 2-3% का जो है वो ग्रोथ के ऊपर में और सेल्स के ऊपर में इम्पैक्ट आ सकता है। जी, आप सर ये बताइए कि चौथी तिमाही बीत गई है और आपका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से पैन आउट हो रहा है? मोटे नंबर पर हम अगर हम देखें तो जो उपज के आंकड़े हम लोगों को मोटे मोटे दिखते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन कुछ उपज कम होने का अनुमान थे। उसकी वजह अलग अलग थी, अलग अलग इलाकों में कहीं कहीं सोइंग कम हो पाई थी, और बीच में एक अनसीजनल रेन भी हुई थी। कैसा रहा Q4? Q4 वाज रीजनेबली गुड। मार्जिन के ऊपर में तो डेफिनेटली प्रेशर था, क्योंकि प्राइसेस जो है हर वीक जो है, हर मंथली बेसिस के ऊपर में कम हो रहे थे, और रिड्यूसिंग ट्रेंड के अंदर में कंपनी के पास जो सिस्टम में इन्वेंट्री होती है वो हाई कॉस्ट की होती है। तो डेफिनेटली मार्जिन्स के ऊपर में प्रेशर आता ही है। तो बट टॉप लाइन में रीजनेबल ग्रोथ अच्छी रही है फोर्थ क्वार्टर के अंदर में, और मैं समझता हूं कि अगले वर्ष जो FY24 है उसके अंदर में भी धानुका डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेगी। सर ये प्राइसेस क्यों कम हो रहे थे हर महीने? आप कह रहे हैं कम हो रहे थे, क्या बता रहे हैं? ये प्राइसेस आप कह रहे हैं हर महीने गिर रहे थे, क्यों गिर रहे थे जिससे इन्वेंट्री लॉस हो रहा था आपको? देखिए, ग्लोबल डिमांड कम थी ओवरऑल, चाहे वो लैटिन अमेरिका है, चाहे ब्राजील है, चाहे चाइना है, सभी जगह डिमांड कम थी। और चाइना इस कंपनी के ऊपर में आज भी रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो चाइनीज कंपनीज के पास में इन्वेंट्री काफी इकट्ठी हो गई थी, तो उन्होंने प्राइसेस रिड्यूस करके अपनी इन्वेंट्री जो है वो निकालने की चेष्टा की, जिसके कारण से प्राइसेस कम हुए। अब अभी क्या स्थिति है? अभी नॉर्मलाइज है कि अभी भी वो ट्रेंड जारी है और आपको इन्वेंट्री लॉस होगा? अभी तक तो ये जारी था, लेकिन जैसे जैसे सीजन नजदीक आएगा, जून से जब बारिश आ जाती है तो सीजन एकदम से पिकअप करता है और डिमांड एकदम से आती है। तो मैं समझता हूँ कि जून जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो प्राइसेस जो है बढ़ने चालू होंगे।
जून जुलाई से प्राइसेस बढ़ने चालू होंगे। और ये सर एक चीज़ मुझे बताइए कि अब हम लोग एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, ग्लोबल फूड सिनेरियो की थी, जिसमें ये था कि जो फूड प्राइसेस हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेटेड थे ग्लोबली, बावजूद इसके कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई थी। अब वो और लैग इम्पैक्ट कहें जिससे कि जैसे नीचे आने वाले, जिससे सप्लाई का जो कांस्टेंट था वो ख़त्म होगा। तो क्या ये एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि शायद हमारे पास स्टॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि अगले साल की खेती पे इसका असर दिख सकता है? आप लोगों के पास ऐसा कोई असेसमेंट आता है सर? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट का अनुमान है वो 2.5% ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ का अनुमान है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर में। हालांकि 323 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की गवर्नमेंट ने जो फोरकास्ट की है, और वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा। लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी हर वर्ष बढ़ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा इन्वेंट्री हमारे पास में होगी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी भी गेहूं की शॉर्टेज थी, गेहूं के दाम ऊपर जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने पिछले महीने काफी इन्वेंट्री क्लियर की थी। तो मैं नहीं समझता कि ये इन्वेंट्री लेवल्स कोई फूड ग्रेन्स के इंडियन गवर्नमेंट के पास में ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा होने जा रहा है। ओके, तो धानुका सर क्या फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे होंगे? अभी तो बहुत कम एक्सपोर्ट होता है आपका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक धानुका सिर्फ फार्मुलेशन के अंदर में थी, और फार्मुलेशन के अंदर में एक्सपोर्ट की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन दहेज में अब हम टेक्निकल प्लांट लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में जब टेक्निकल के रजिस्ट्रेशन कंट्रीज के अंदर में बाहर के देशों में हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका कंसेप्ट है चाइना प्लस वन, और प्लस वन के अंदर में इंडिया जो है वो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंपोर्ट के लिए, और इंडियन कंपनीज की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि एक बार दहेज प्लांट शुरू हो जाएगा तो धानुका का एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी आने वाले समय में बढ़ेगा। सर दहेज प्लांट कब तक शुरू हो जाएगा आपका? दहेज प्लांट जो है उसका प्रोडक्शन जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा। अच्छा धानुका सर, चूंकि आप हैं तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया, चाइना प्लस वन, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और हम पिछले कोविड के समय से तो और बहुत ज़्यादा इसको लाउडली सुन रहे हैं। क्या है ये स्टोरी? दरअसल ये स्टोरी इतनी बड़ी है या इसको उतना बड़ा नैरेटिव बना के हम खाली पेश करते हैं? दरअसल उतनी बड़ी है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, निवेशक जानना चाहते हैं। देखिए, पहले जो बाहर की कंपनियां थी, चाइना क्योंकि वर्ल्ड में सबसे सस्ता था, तो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कोविड के समय में चाइना के अंदर में फैक्ट्रीज काफी बंद हो गई, और लॉजिस्टिक्स के भी काफी इशू रहे, कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी काफी कम थी, जो सी फ्रेट है वो काफी बढ़ गया उसके कारण से। तो जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में थी, उसके कारण से जो बाहर की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्शन के ऊपर में काफी इम्पैक्ट आया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक देश के ऊपर निर्भर रहना अपने इंपोर्ट के लिए, अपने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग के लिए ठीक नहीं है। कम से कम 2 सोर्स तो जो है उन्हें चाहिए, और इसी को कंसीडर करते हुए उन्होंने जो है चाइना प्लस वन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चालू की, और चाइना के साथ साथ वो जो है इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और इंडिया में अभी नए टेक्निकल प्लांट काफी आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज भी जो एग्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से बहुत ज्यादा है, तो और भी ज्यादा जो है एक्सपोर्ट की गुंजाइश इंडिया से काफी ज्यादा है एग्रोकेमिकल्स के लिए। आप ये कह रहे हैं कि इसका फायदा उठा के वो, मतलब मोटे तौर पे इस थीम ने यहाँ पे यील्ड करना शुरू कर दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया से, हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हर वर्ष। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तो नेचुरल था, ये तो बढ़ना ही था, इसमें प्लस वन का क्रेडिट हम क्यों दें उसको, तो अपने आप बढ़ना था उसका, ये वाला तो नहीं है? नहीं, अभी जो है वो जो था कि भाई इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए कुछ सेलेक्टेड कंपनियां ही जो है लेती थी, या क्रैम बिजनेस
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में करवाती थी, लेकिन अब जेनरिक प्रोडक्ट्स भी हैं, वो इंडिया से काफी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो कि चाइना से पहले एक्सपोर्ट हुआ करते थे। सर आपके सेक्टर में पीएलआई का है कुछ स्कीम? हैं जी, आपके सेक्टर में पीएलआई वगैरह कुछ मिलता है आप लोगों को? एक्सपोर्ट के ऊपर में नहीं, पीएलआई आपको प्लांट लगाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नहीं, अभी हमारी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है कि पीएलआई जो है एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर में भी लेके आए। एग्रोकेमिकल्स को चैंपियन सेक्टर तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी पीएलआई डिक्लेयर नहीं किया है। तो एसोसिएशन गवर्नमेंट से परस्यू कर रही है कि एग्रोकेमिकल्स के अंदर में भी पीएलआई आना चाहिए। आप फोकस तो बड़ा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कितना $1 बिलियन ले जाना, फिर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग इतना एक्सपोर्ट करते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था सर कि एक मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो ऑटो सेक्टर की पीएलआई, खासतौर पे ईवी की पीएलआई, उसमें $3 बिलियन का फंड पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरे मन में था कि एक बार आपसे, आप तो इंडस्ट्री वेटरन है, तो ये चाइना +1 और ये सब तमाम जो स्कीम्स चलती हैं, ये सिर्फ स्टोरीज़ हैं या एक्चुअली ग्राउंड पे में काम भी हो रहा है? लेकिन आपने कहा कि काम हो रहा है और लोगों ने इस पर इसका फ़ायदा भी उठाया है। धानुका सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को ये समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर हम लोग मार्केट की चर्चा करेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका। और बाजार में वीकनेस है, ऊपरी स्तर पे गिरावट दिख रही है, बिकवाली दिख रही है और केवल अब मिड कैप इंडेक्स आपको ग्रीन में दिख रहा है। और मुझे आशंका है कि ये क्लोजिंग तक रेड ना हो जाए कहीं पे, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ चुका है और 100 पॉइंट निफ्टी भी नीचे है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, 300 पॉइंट की गिरावट, लगातार गिरावट बढ़ रही। वीरेंद्र, क्या हो रहा है ये मार्केट में, अचानक से एकदम फॉल? देखिए नीरज जी, नमस्कार पहले तो। और कि ये डेटा में कल था नीरज जी कि मार्केट्स हाई लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। जो कल एक कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है 17,800 पे और बैंक निफ्टी पे 42,500 पे, हायर लेवल से सेलिंग आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। लोअर लेवल्स पे डिप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन एक बताऊं नीरज जी, कल का डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब कल क्लोजिंग बेसिस का डेटा, कि इस हफ्ते बाजार में चैलेंज है, इंडेक्स ट्रेडर के लिए पैसा बनाना मुश्किल है। आप यकीन मानिए, कल का डेटा यही रिफ्लेक्ट कर रहा था नीरज जी। तो ये कॉल राइटर चाहते क्या है? कॉल राइटर्स को एक बहुत अच्छा टॉप मिल गया है नीरज जी। और इन्फोसिस के खराब नंबर्स, HDFC के अगर आप देखिए थोड़े बहुत डामाडोल नंबर्स, उससे पहले आपको करीब 1000 पॉइंट का स्विंग मिल चुका था 17,800 तक। तो कॉल राइटर्स को एक कल की गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छा जोन मिल गया था, तो वो बहुत कंफर्टेबल है मेरे ख्याल से नीरज जी। अभी 2-3 दिन का चैलेंज मार्केट में है और क्रिटिकल है 17,550 और 17,500 ये 200 डे, 50 डे, 20 डे और मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स का जोन। ये एक बेस है जो कि पुल बैक जनरेट करेगा, लेकिन हायर लेवल्स पे बाजार कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त एज पर FI's स्टैट्स नीरज जी। ओके, FI's के स्टैट के मुताबिक हायर लेवल्स पे दबाव देखने को मिलेगा और 17,500 बहुत महत्वपूर्ण लेवल, शायद वहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। लेकिन बाजार में वीकनेस बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर है अब वो सरपास कर गया। वो दिखाइए चिमटा बन गया होगा। अब तक 1476 स्टॉक गिरने वाले हैं और 1390 स्टॉक बढ़ने वाले हैं। सुबह ये आंकड़ा क्रॉस था, अब ये देखिए एकदम लास्ट में जो क्रॉस बना है, इसी को कहते हैं कि उनकी संख्या बढ़ गई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वीरेंद्र इस बीच में बढ़िया से ट्रेड आपके लिए निकालेंगे अगले 1.5 घंटे।